गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मैकेनिकल और प्रिंटिंग में मैनेजमेंट सब्जेक्ट जिसका कोड 310 है उसमें संयुक्त पूंजी उपक्रम जॉइंट स्टॉक कंपनी इसको पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस देखा है, एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार देखा है, उन व्यापारों की परिभाषाएं, उनके लक्षण, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, फायदे और सीमाएं और उनमें अंतर, ये देखा है। अब आज इस लेक्चर में अगले प्रकार के व्यावसायिक समिट जो बहुत महत्वपूर्ण है, संयुक्त पूंजी उपक्रम, इसको देखने जा रहे हैं। संयुक्त पूंजी उपक्रम वह व्यावसायिक संगठन है जिसके स्वामी बहुत से अंश पूंजी धारक शेयर होल्डर होते हैं। तो इसके स्वामी बहुत हैं। एकाकी व्यापार में 1, साझेदारी में 2 या 20, अगर नॉन बैंकिंग बिजनेस और बैंकिंग है तो 10। यहां पर बहुत सारे ओनर्स होंगे, उन्हें शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर का कंपनी पर स्वामित्व शेयर होल्डर के शेयरों के अनुपात में होता है। जितने प्रतिशत शेयर है उतना ही उसकी ओनरशिप है। अतः जॉइंट स्टॉक कंपनी में, संयुक्त पूंजी कंपनी में असमान स्वामित्व का प्रावधान होता है, अनइक्वल ओनरशिप होती है। और भारत में कंपनियां भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा शासित होती हैं। तो एक कानून भी है जो कि इंडियन कंपनी एक्ट 1956 है। ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार एक कंपनी का अभिप्राय उस कंपनी से जिसकी स्थापना और पंजीकरण इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। According to this act, a company means a company which has been established and registered under this act। ठीक है। संयुक्त पूंजी कंपनी विधान द्वारा निर्मित ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसका स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व होता है। इट इज इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, यानी कंपनी जो बनी है जैसे टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनका एक लीगल एंटिटी है, इनका शाश्वत जीवन है और एक सार्वमुद्रा कॉमन सील है। कंपनी की पूंजी समान मूल्य वाले अंशों में विभाजित होती है। कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ इक्वल फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, जो भी उसका फेस वैल्यू है, अंकित मूल्य है, उसके बराबर उसमें डिवाइडेड होती है। कंपनी के सदस्यों जिनके पास एक या एक से अधिक अंश हो, कंपनी के अंशधारक कहलाते हैं। द पर्सन्स हु हैव one or more than one share are known as shareholders of company। अब संयुक्त पूंजी कंपनी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, लक्षण भी जिसको कह सकते हैं। कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी। एक कंपनी विधान द्वारा निर्मित, लेजिस्लेशन द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जो केवल विधि के द्वारा अस्तित्व में आता है। लॉ के कारण वो एक्जिस्टेंस में आता है। इसे कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है क्योंकि उसका जन्म, विकास और मृत्यु सब कुछ इस कानून द्वारा नियमित होता है। हमारा जन्म, विकास और मृत्यु तो सब हमारी ईश्वर के अधीन और हमारे अधीन है, लेकिन कंपनी का जन्म, इसका बर्थ, इसका डेवलपमेंट और इसकी डेथ, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय दिस लॉ। इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, पृथक वैधानिक इकाई है जो अपने सदस्यों से भिन्न है। यह कंपनी अपने नाम से संपत्ति रख सकती है, खरीद सकती है। प्रॉपर्टी कैन बी परचेज्ड इन नेम ऑफ अ कंपनी, कंट्रैक्ट कर सकती है, यह दूसरों पर मुकदमा कर सकती है और दूसरे इस पर मुकदमा कर सकते हैं, जैसे आम लोग एक दूसरे पर कर सकते हैं। कंपनी का जीवन शाश्वत होता है। इसके सदस्यों, संचालकों की मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन का कोई प्रभाव नहीं होता है। अगर कुछ शेयर होल्डर की डेथ हो जाए
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके नॉमिनीज को शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे या अकॉर्डिंगली उसके शेयर से नहीं भी होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीमित दायित्व। अब सबसे बड़ा अंतर देख रहे हैं हम। पहले के व्यापार में असीमित दायित्व था, एक व्यक्ति मालिक या 20 अधिकतम मालिक। यहाँ पर बहुत सारे ओनर्स है, तो सबकी दायित्व जिम्मेदारियां बट गई हैं। एक सीमित कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों तक या उनके द्वारा ली गई गारंटी तक सीमित होता है। अगली इसकी विशेषता सार्वमुद्रा कॉमन सील। एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकती है, इसलिए कंपनी की एक कॉमन सील होती है। अगली खासियत ट्रांसफर ऑफ शेयर, अंशों का हस्तांतरण। एक सार्वजनिक सीमित कंपनी के अंश स्वतंत्रता पूर्व हस्तांतरणीय होते हैं। स्कंद विनिमय स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से इन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है, जिसको हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को गवर्न करती है सेबी भारत में। अमेरिका में नास्डेक और डाउ जोन्स शेयर मार्केट है। ऐसे ही सेंसेंग और चीन में भी शेयर मार्केट है, जापान में भी शेयर मार्केट है। तो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आप शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अगला, स्वामित्व और प्रबंध अलग अलग होता है। इस प्रकार के व्यापार में स्वामी अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग होता है। इस प्रकार के व्यापार में स्वामी और प्रबंधक अलग अलग होते हैं, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर डिफरेंट। एक सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की संख्या सामान्यतः काफी अधिक होती है, इसलिए वे सभी या उनमें से अधिकांश कंपनी के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन में भाग नहीं ले सकते हैं। कंपनी का प्रबंध संचालक मंडल द्वारा तय किया जाता है, जिसमें संचालकों को सदस्यों द्वारा चुना जाता है। कंपनी का स्वामित्व प्रबंधन से अलग होता है। इसके एडवांटेजेस, लाभ। व्यवसायिक संगठन के कंपनी स्वरूप को अन्य स्वरूपों की तुलना में कई लाभ प्राप्त होते हैं, जिसमें से कुछ निम्नलिखित है। पहला, सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी। एक कंपनी के अंशधारकों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। यानी आपके पास अगर 1000 शेयर है तो आपकी लायबिलिटी 1000 गुना उसकी फेस वैल्यू जितनी है, मान लीजिए 10 रुपए है, तो 1000 गुना 10 यानी 10,000 रुपए तक की ही रहेगी आपकी लायबिलिटी। वृहद वित्तीय संसाधन। स्वामित्व का कंपनी सिर्फ विशाल वित्तीय संसाधन जुटाने में सक्षम होता है। इतनी बड़ी जनसंख्या का हमारा देश है, अगर सभी पैसे देवें, शेयर खरीदें और अगर अलाउ करें हम, तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास आ सकते हैं। लेकिन इन सब में जो कानूनी शर्तें हैं उनको पूरा करना आवश्यक है। एक कंपनी की पूंजी कम अंकित मूल्य वाले अंशों में विभाजित होती है। नंबर ऑफ शेयर्स जो कि बहुत ही लेस होते हैं, जिनकी फेस वैल्यू बहुत कम होती है, उनमें डिवाइडेड हो सकती है, जिससे कम आर्थिक संसाधन वाले व्यक्ति भी कंपनी के शेयर क्रय कर सकते हैं। निरंतरता। एक कंपनी का व्यवसायिक जीवन दीर्घकालीन होता है, बहुत लॉन्ग लाइफ होती है। एक निगमित संस्था कॉरपोरेट के रूप में चलती रहती है, चाहे इसके सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाए या ये छोड़ जाएं, कंटिन्यू वो कंपनी चलती रहती है। अंशों की हस्तांतरणीयता, ट्रांसफर ऑफ शेयर। एक सार्वजनिक सीमित कंपनी के सदस्य अपने अंशों का स्वतंत्रता पूर्वक शेयर्स का फ्रीली अन्य सदस्यों की सहमति के बिना हस्तांतरित, मैं जिसको चाहूं शेयर बेचूं, जैसे चाहूं वैसे बेचूं, मुझे दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। एक कंपनी में हानि का जोखिम बहुत सारे सदस्यों की बिखरी हुई अवस्था में होता है और कंपनी संगठन समाज की बचतों को संगठित करके उद्योग में निवेश करने में सहायता देता है। ठीक है, तो इस प्रकार का व्यापार के लाभ, सीमाएं, गठन की कठिनाई, डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन, बहुत कानूनी प्रक्रियाएं हैं। एक कंपनी का गठन मुश्किल और खर्चीला है, कई प्रपत्र डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं, पंजीयक के कार्यालय में जमा कराना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराना पड़ता है, कंपलसरी होता है। तो बाकी अगर हम पिछले दो देखें तो उनमें ऐसी कठिनाइयां नहीं थी।
अत्यधिक सरकारी नियंत्रण एक कंपनी को दिन प्रतिदिन के प्रचालन में विस्तृत वैधानिक विनियमों को निभाना पड़ता है। यही सरकार को और सार्वजनिक तौर पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट, अपने सामयिक रिपोर्ट, अंकेक्षण, ऑडिट रिपोर्ट, अकाउंट्स, लेखों का प्रकाशन अनिवार्य है। अल्प जनापतित्व प्रबंध, लिमिटेड पर्सन्स मैनेजमेंट, 7 होल्डर जो है, 7 जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जनरली वही कंपनी को मैनेज करते हैं। निर्णयों में इसमें देरी होती है क्योंकि प्रबंध के सारे स्तर निर्णयों को लेने में समस्या उत्पन्न करते हैं। सभाएं बुलाने, प्रस्ताव पारित करने में बहुत समय व्यर्थ होता है। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक कंपनी को अपने कार्यों में विभिन्न सूचनाएं जनता को प्रस्तुत करनी पड़ती है, अतः इसमें गोपनीयता का अभाव भी है। ये कुछ सीमाएं, लिमिटेशन है जो आपने संयुक्त पूंजी उपक्रम के रूप में देखी। इसके पहले हमने इसके एडवांटेजेस देखे, उसके पहले हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और उसके पहले हमने इसकी डेफिनेशंस देखी। अब टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। निजी सीमित कंपनी और सार्वजनिक सीमित कंपनी। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार निजी कंपनी का अभिप्राय ऐसी कंपनी है जिसकी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 1 लाख रुपए हो, इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन 50, शेयर्स का ट्रांसफर नहीं होता है इसमें, और ये अपने शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए, ऋण पत्र डिबेंचर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है और किसी अन्य व्यक्ति से ये डिपॉजिट्स नहीं लेती हैं। यानी आपने एक परिवार या कुछ दोस्त मिलकर के कोई कंपनी चलाएं, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक सीमित कंपनी। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी का अभिप्राय उस कंपनी से जो निजी कंपनी नहीं है, इसमें शेयर्स इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं, सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, इसमें जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी संख्या निगमित अंशों की संख्या तक हो सकती है, परंतु 7 से कम नहीं होनी चाहिए। दोनों में डिफरेंस, मिनिमम नंबर्स 2 पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड में, पब्लिक लिमिटेड में 7, निजी सीमित कंपनी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 1 लाख, यहाँ 5 लाख, अधिकतम सदस्य प्राइवेट लिमिटेड में 50, पब्लिक लिमिटेड में कोई सीमा नहीं। प्राइवेट लिमिटेड में अंश और ऋण पत्रों हेतु जनता को आमंत्रित नहीं करती है। सार्वजनिक सीमित कंपनी में अंश यानी शेयर, ऋण पत्र, डिबेंचर की सेल के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अंशों के हस्तांतरण प्रतिबंधित रहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, वन कैन नॉट ट्रांसफर दी शेयर्स। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड। निजी सीमित कंपनी में वैधानिक सभा, जनरल बॉडी को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। सार्वजनिक सीमित कंपनी में वैधानिक सभा को बुलाना, उसकी रिपोर्ट पंजीयक के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है। निजी सीमित कंपनी में 2 सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति गणपूर्ति, कोरम पूरा हो जाता है। यहाँ कोरम के लिए न्यूनतम 5 जने चाहिए। इस प्रकार से हमने पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में अंतर देखा। ठीक है, अब हम इस प्रकार से देखते हैं कि जो कंपनियां हैं वो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड हैं, उनमें डिफरेंसेस भी ये देख लिया। सरकारी कंपनी, पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक कंपनी जिसमें प्रदत्त अंश पूंजी का न्यूनतम 51% शेयर केंद्र और राज्य सरकार के पास हो, वह सरकारी कंपनी कहलाती है। इसमें उसकी सहायक कंपनियां भी शामिल हैं। यानी मिनिमम 51% शेयर मस्ट बी ओन्ड इधर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। 100 शेयर तो 51 शेयर कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। सरकारी कंपनियों की जो ऑडिट होती है, अंकेक्षण भारत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है, उसकी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत होती है। ठीक है, बहुत बड़ा एक भारत में पोस्ट होती है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। उसको वो ऑडिट रिपोर्ट पेश करते हैं और उसका ऑडिट करते हैं और वो संसद में पेश करते हैं। एग्जांपल्स, एचएमटी लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, कोल इंडिया लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, नेशनल
चंबल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एमटीएनएल, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ओएनजीसी ऑयल नेचुरल गैस लिमिटेड, इनकी विशेषताएं, इनका भी वैधानिक अस्तित्व होता है। इसमें भी जो पूंजी होती है वो मिनिमम 50% गवर्नमेंट के पास होती है। इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नमेंट करती है। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में कंपनी प्रकार के व्यापार को देखा। अगले लेक्चर में हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखेंगे।